दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। वेरी गुड इवनिंग। कुछ लाइव में जाने में लैपटॉप को मैंने कल अभी चेक करवाया था, फिर भी प्रॉब्लम आ रही है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं है। तो इसमें हम लोग इस पूरे क्लास में हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे आपके करंट अफेयर्स की। ठीक है ना। करंट अफेयर्स जो है वीकली करंट अफेयर्स रहेगा पूरा आपका, पूरे हफ्ते भर का 24 से लेकर के और अभी तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं। कुछ दिन क्लासेस जो है आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी, तो उसके लिए आप धैर्य रखे रहिएगा। ठीक है ना। तो पहला हमने बात की थी कि हाल ही में लीबिया में विनाशकारी बाढ़ आई है, जिसके लिए एक ओमेगा ब्लॉकिंग जो टर्म है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो जिम्मेदार है। अब ओमेगा ब्लॉकिंग क्या होती है, इसके लिए अलग से मैंने एक टॉपिक भी रखा है, तो इसको बहुत डिटेल में यहाँ पर मैं नहीं समझाऊंगा। तो लीबिया में बाढ़ आई है। लीबिया कहाँ है दोस्तों, आपको पता है कि मेडिटेरियन सी से लगा हुआ एक दक्षिण जो है सॉरी अफ्रीका का, एक उत्तरी अफ्रीका का एक देश है। ठीक है ना। इसमें जो है ओमेगा ब्लॉकिंग जो है कोल्ड, हॉट और कोल्ड, ये 3 प्रकार की वेव इस तरीके से बनती हैं, जिसके कारण जो है ये होती है। ठीक है ना। तो ये आप ध्यान में रखें, ओमेगा ब्लॉकिंग एक मौसम संबंधी घटना है और ये तब होती है जब उच्च दाब प्रणाली 2 कम दाब वाली प्रणालियों के बीच जकड़ दी जाती है और ये दब जाती है। तो यह इस एक पैटर्न बना लेती है और एक पैटर्न बनाने को हम लोग जो है ओमेगा शेप बन जाता है इस तरीके का, इसी को हम ओमेगा ब्लॉकिंग कहते हैं ग्रीक अक्षर में। इसका ओमेगा जो ग्रीक अक्षर का आपने पढ़ा ही होगा मैथ्स में। यह स्थान और मौसम के आधार पर चरम मौसमी घटनाओं जैसे कि ग्रीष्म लहर, यानी कि अभी हॉट वेव थी ना, हीट वेव जो है सुना था आपने अमेरिका और यूरोप में, वो इसका कारण होती है। सूखा, बाढ़ आदि इसके कई चरम घटनाएं, एक्सट्रीम कंडीशन पाई जाती है। इन घटनाओं का अनुमान जो है लगाना कठिन है और इसमें व्यापक क्षति तथा जीवन की हानि हो सकती है। इन्हें पिछले चरम मौसमी घटनाओं से जोड़ा गया है, जिसमें वर्ष 2011 में पाकिस्तान में बाढ़, वर्ष 2008 में उत्तर पश्चिमी ईरान में अत्यधिक बाढ़। तो ये कुल घटनाएं हैं। पाकिस्तान में बाढ़ इस कारण आई थी, 2008 में उत्तरी पश्चिमी ईरान के में अत्यधिक वर्षा और 2019 में फ्रांस तथा जर्मनी में ग्रीष्म लहर जो है, हीट वेव जो है, इन कारणों से आई थी। कनाडा में भारतीय वीजा सेवा निलंबित कर दी गई है। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं दोस्तों। भारत और कनाडा के बीच राजनयिक तनाव बढ़ने के कारण भारत सरकार ने कनाडा में वीजा सेवाओं को निलंबित कर दिया है, जिससे कई यात्री प्रभावित हुए हैं और राजनयिक संबंधों के भविष्य के बारे में प्रश्न उठने लगे हैं। वीजा सेवा निलंबन से वैध प्रवासी नागरिक, यानी कि ओसीआई जो है, पीआईओ ओसीआई दोनों अब एक ही हो गए हैं, कार्ड धारक या वैध दीर्घकालिक भारतीय वीजा वाले भारतीय मूल के कनाडाई प्रभावित नहीं होंगे। यह उनके लिए है जो, चलिए 1 मिनट, थोड़ा सा मैं अपने आप को इधर कर लेता हूँ। लिखा है, चलिए। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, वीजा वाले जो प्रावधान, वीजा सेवा निलंबन जो है ओसीआई और पीआईओ के लिए नहीं हो। ठीक है ना। ओसीआई कार्ड धारकों को भारत में आजीवन प्रवेश का विशेषाधिकार प्राप्त है, जिससे उन्हें अनिश्चित काल तक देश में रहने और कार्य करने की अनुमति मिलती है। जिन कनाडाई लोगों के पास वैध भारतीय वीजा है, वे निलंबन से प्रभावित नहीं होंगे। उनका वीजा अगली सूचना तक वैध रहेगा। कनाडा ने अभी तक भारतीय वीजा आवेदकों पर प्रतिबंध नहीं लगाया है, लेकिन मौजूदा स्थिति के जवाब में पारस्परिक उपायों पर विचार कर सकता है। हालांकि जस्टिन ट्रूडो का आप जो है, आपने देखा होगा, काफ़ी नेचर बदला हुआ है। और ये ऐसी समस्याएं क्यों हो रही हैं, तो निर्जर जो है, जिसकी हत्या की गई थी, वहां पर माना जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो ने ये बयान दिया कि भारतीय जो है इसमें एजेंसियां इसमें शामिल हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश में टीकाकरण चक्र एक साइकिल चलाया जा रहा है, जो आशा कार्यकर्ताओं द्वारा। इसको जो है किस प्रकार से हम देखेंगे, उत्तर प्रदेश में टीकाकरण चक्र की शुरुआत ने मान्यता प्राप्त जो है सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा कार्यकर्ताओं की दक्षता में काफी सुधार किया है, जिससे नवजात शिशुओं के लिए टीकाकरण कवरेज की उच्च दर में योगदान हुआ है। अब कितना परसेंटेज जो है टीकाकरण हुआ है और टीकाकरण चक्र क्या है? टीकाकरण चक्र एक सरल उपकरण है, जिसमें 2 डिस्क होती हैं। एक में टीके को वितरण वितरण की होता है और दूसरे में एक कैलेंडर होता है। ठीक है ना। स्वास्थ्य कार्यकर्ता इसका उपयोग नवजात शिशुओं के लिए टीकाकरण की तारीखों की गणना करने के लिए करते हैं, जिससे प्रक्रिया अधिक कुशल और सटीक हो जाती है। सभी का मॉनिटरिंग आवश्यक होता है। क्लिंटन फाउंडेशन, बिल क्लिंटन जो है फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित
टीकाकरण व्हील जो है, ये टीकाकरण जो है वैक्सीनेशन व्हील जिसको बोला गया है। टीकाकरण तिथि की गणना को सरल बनाता है। आशा कार्यकर्ता इसका उपयोग बच्चे की जन्म तिथि को टीका से जोड़ने के लिए करती है, जिससे जीवन के पहले वर्ष से शेष तारीखों की तारीखें जो है स्वचालित रूप से प्रदान की जाती हैं और वो सभी जो है माता-पिता को दे दी जाती है। इस उपकरण ने पहले वर्ष में टीकाकरण कवरेज को 95% तक बढ़ा दिया है और माता-पिता के बीच जो है संचार में सुधार किया है, जिससे उत्तर प्रदेश में टीकाकरण में वृद्धि हुई है। ठीक है ना? ये आप ध्यान में रखेंगे। भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव जो है गोवा में हुआ है। जब भी भारत का पहला आ जाए शब्द तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव गोवा में शुरू होने वाला हो चुका है। यह महोत्सव जो है ऐतिहासिक प्रकाश स्तंभों को पर्यटन स्थलों में बदलने के उद्देश्य होगा। ठीक है ना? हो चुका है ये। ये महोत्सव लाइट हाउस जो है हेरिटेज टूरिज्म अभियान का एक हिस्सा है जिसका उद्देश्य पूरे भारत में इसको प्रकाश स्तंभ भी बोलते हैं। प्रकाश स्तंभ, ठीक है ना? पुनर्जीवित करना और उन्हें पर्यटन स्थलों के रूप में बढ़ावा देना है। ये पहल इन प्रकाश स्तंभों को उनके सांस्कृतिक महत्व और आर्थिक क्षमता को प्रदर्शित करते हुए मनोरम पर्यटन स्थलों में बदलने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप है ये। साथ ही दोस्तों, हमारे कुछ कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों से आप जुड़ सकते हो। डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो 2 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। ठीक है ना? 2 अक्टूबर से ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है दोस्तों, जिसमें हम लोग 240 दिन 240 दिन 240 प्रश्न करेंगे। ठीक है ना? ये आपको देखने में बहुत ही आसान लग रहा है। इसके लिए एक हमने डेमो भी लिया है कि आप 75 दिन आंसर राइटिंग करिए 120 क्वेश्चन, ठीक है ना? जो लोग भी इसको कंप्लीट करते हैं, ये बहुत बड़ा उपलब्धि है आपके लिए। तो ये हम लोग 1 टू 3 1 से लेकर के 6 सभी पेपर से 40-40 क्वेश्चन जो है हम लोग यहाँ पर करेंगे और इसके साथ ही इसमें फुल टेस्ट बना करके भी आपको दे दिया जाएगा। 100 स्टूडेंट के लिए मात्र 3,499 में शुरू किया जा रहा है, पूरे साल भर 240 दिन का मतलब पूरे साल भर हो जाता है। ये डेली आंसर प्रैक्टिस के जो है सीरीज शुरू होगी। इसमें दोस्तों मैं आपको डेली वीडियो क्लासेस भी दूँगा, ठीक है ना? जिसमें आपको फ्रेमिंग के साथ-साथ पूरी अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट सारा बताया जाएगा। इसके लिए पूरी आपकी शीट दे दी जाएगी, पूरे-पूरे 15 दिन की, महीने की या 75 दिन की, ये पूरी दे दी जाएगी। तो इसको आप जॉइन कर सकते हैं। इसके लिए आप अभियान सिविल सर्विसेज ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। साथ ही दोस्तों, हमारा दूसरा जो है वीकली एसे राइटिंग प्रोग्राम जो है वो चल ही रहा है। जो कल इससे पूरा नहीं हो पाया था वो कल मंडे को मैं करूँगा, जो कि नारी शक्ति वंदन जो अधिनियम है उस पर कराया गया था और लाइव क्लासेस नहीं चल पा रहे हैं, इस वजह से रिकॉर्डेड क्लासेस 4-5 दिन आपको जाएँगी। लैपटॉप मेरा दोनों तीनों लैपटॉप जो है गड़बड़ हो गए हैं लग रहा है। तो एक का तो मदरबोर्ड ही चला गया। जो मेन लैपटॉप था मेरा, तो उसकी वजह से अन्य लैपटॉप में अभी हैबिचुअल नहीं है ये लाइव के लिए। इसको हम लोग देखते हैं कैसे क्या होगा। वीकली एसे प्रैक्टिस जो है ये होगा, इसमें 2 एसे आपको सप्ताह में दिए जाएँगे, पीडीएफ वीडियो क्लासेस, कॉपी इवैल्यूएशन और 45 प्लस जो है एक्स्ट्रा एसे आपको मिलेंगे। 500 स्टूडेंट के लिए रखा गया है। साथ ही दोस्तों, एक 75 दिन का ये बहुत मस्ट है, सभी लोग जो है इसको जॉइन कर लें। जिनको भी लिखने में, पढ़ने में और कंटिन्यूटी में समस्या होती है, वो पहले कम से कम जो है 75 दिन अपने आप को नियंत्रित करें। डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है कि हार्ड चैलेंज के रूप में इसको कल से शुरू किया जा रहा है, ठीक है ना? वो मेंस 120 क्वेश्चन इसमें कवर किए जाएँगे 75 दिन में। आपको 120 क्वेश्चन शुरू में एक-एक क्वेश्चन लगभग 30 दिन दिए जाएँगे, उसके बाद प्रश्नों की संख्या जो है 2 कर दी जाएगी, ठीक है ना? तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और साथ ही दोस्तों, इसमें जो है सभी पेपर से आपके लगभग जो है 20-20 क्वेश्चन आपकी फुल टेस्ट एक समझ लीजिए पूरा कराएँगे, पीडीएफ वीडियो क्लासेस इसमें होंगी। तो ये इसकी फीस मात्र 1099 है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फाइव आइज़ अलायंस काफ़ी चर्चा में है ये। क्या है दोस्तों, इसको डिटेल में देखते हैं। कनाडा में एक अलगाववादी नेता की हत्या में भारत सरकार की संलिप्तता के आरोपों को लेकर के हाल ही में भारत कनाडा गतिरोध ने फाइव आइज अलायंस की भूमिका पर ध्यान आकर्षित किया है। अब देखिए, माना जा रहा है कि ये जो इंटेल है, जो निज्जर की हत्या का, जो कि एक खालिस्तानी लीडर माना जाता था, हालांकि उसको जो है एक सिख लीडर के रूप में वहाँ बार बार वहाँ के सोशल मीडिया और चैनल द्वारा जो है यूरोप में और अमेरिका में यूज किया जा रहा है। अब इसको इंटेल माना जा रहा है। किसने दिया था? वह आपकी जो आईएसआई कह रहा हूँ मैं, सीआईए है, जो कि अमेरिका की एजेंसी है, आपकी खुफिया एजेंसी है। जैसे हमारे यहाँ की खुफिया एजेंसी रॉ है, उस तरीके से सीआईए है। सीआईए ने ये इंटेल दिया था, माना जाता है कनाडा को। अब ये इंटेल के आधार पर उन्होंने कैसे ये बताया कि भारत
की संस्थाएं इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं जिसको लेकर के समस्या है। अब ये 5 ऐसी देशों का एक अलाइंज है जिसमें हालाँकि अन्य कोई देश अभी भी इसमें किसी भी प्रकार का अभी भी अपना स्टेटमेंट नहीं भारत के विरोध में जारी किया है। फिर भी फाइव आइज़ अलाइन जो है, फाइव आइज़ 5 देशों का एक खुफिया साझाकरण साझेदारी है, किसी प्रकार का इंटेल जो है एक-दूसरे से साझा करते हैं लोग। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड ये 5 देश हैं जो ये फाइव आइज़ अलायंस में शामिल हैं। ये राष्ट्र अपनी साझा राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए जानकारी साझा करते हुए खुफिया मामलों पर नैतिकता के सहयोग करते हैं। गठबंधन की उत्पत्ति जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी जब ब्रिटेन और अमेरिका ने जर्मन और जापानी कोड को सफलतापूर्वक तोड़ने के बाद खुफिया जानकारी साझा करने का फैसला किया था। इसकी शुरुआत जो है ब्रिटेन यूएस ब्रूसा समझौते के रूप में हुई थी जो बाद में यूके-यूएस समझौते के में विकसित हुआ जिसे 1949 में कनाडा और 1956 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया द्वारा जॉइन कर लिया गया। तो ये फाइव आइज़ अलाइन जो है, वह एक प्रकार की एजेंसी है, 5 देशों की है। कौन-कौन से हैं इसमें देश दोस्तों? कनाडा भी है, कनाडा के साथ-साथ जो है अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है और ब्रिटेन है इसमें शामिल हैं। ये कुल 5 देशों का एक संगठन है। इथियोपिया की धाविका टाइगिस अस्सेटा अस्सेटा के बारे में हम देखते हैं, अस्सेफा के बारे में। एक ऐतिहासिक मैराथन प्रदर्शन में इथियोपिया की धाविका टाइगिस्ट अस्सेफा ने बर्लिन मैराथन के दौरान विश्व रिकॉर्ड को ध्वस्त करके महिलाओं की मैराथन में जो संभव माना जाता था, उनकी सीमाओं को फिर से परिभाषित किया है। यानी कि एक नया रिकॉर्ड बनाया है। वो रिकॉर्ड क्या है दोस्तों? 26.2 मील की दौड़ को 2 घंटे 11 मिनट और 53 सेकंड के आश्चर्यजनक समय में पूरा करने वाली अससेफा की उल्लेखनीय उपलब्धि ने दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया। ठीक है ना? 26 वर्षीय इथियोपियाई ने 2019 में ब्रिगिड कोसगाई द्वारा बनाए गए पिछले महिला मैराथन रिकॉर्ड को 2 मिनट 11 सेकंड जो पहले था के आश्चर्यजनक अंतर से तोड़ दिया है। यानी कि 2 घंटे 11 मिनट 53 सेकंड जो है, ये आश्चर्यजनक समय में पूरा कर लिया और ये जो है इससे पहले 2 मिनट और 11 सेकंड और 11 सेकंड नहीं है, 11 मिनट। हाँ, 2 मिनट और 11 सेकंड पहले ही इन्होंने पूरा कर लिया है। अस्सेफा को विश्वसनीय उपलब्धि न केवल एक नया मानक स्थापित किया है, बल्कि यह इनके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। चलिए, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के बारे में हम बात करते हैं। मैं इमेज जो है अ, दूसरा लग गया है इन्हीं की लग गया है, बीएमडब्ल्यू बर्लिन मैराथन ही लग गया है। तो चलिए, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 में एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में पहुंच गया है। इसमें 75% गाँवों ने ओडीएफ प्लस का दर्जा प्राप्त कर लिया है। ठीक है ना? एक ओडीएफ जो है क्या होता है? ओपन डिफेकेशन फ्री, यानी कि खुले में शौच करने से मुक्त। ठीक है ना? तो ओडीएफ प्लस गाँव ठोस या तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को लागू करते हुए अपने खुले में शौच मुक्त यानी कि ओडीएफ स्थिति को बनाए रखता है। यह उपलब्धि एसबीएम जी के दूसरे यानी कि स्वच्छ भारत मिशन जो है एसबीएम इसको बोला जाता है कि दूसरे चरण के उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जिसे 2024-25 तक हासिल किया जाना है। अब ये संख्या जो है 100% करनी है जैसे कि हमने विद्युतीकरण में किया है। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को हम लोग एक बार देख लेते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश का भी स्थान आप देख सकते हैं। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में 100% ओडीएफ प्लस गांव जो है हासिल किए हैं, जिनमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, दादर एंड नागर हवेली डीएनएन जो हवेली, गोवा है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, कर्नाटक है, केरल, लद्दाख, पुडुचेरी, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना शामिल है। त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह द्वारा दादर नागर हवेली और दमन दीव, जम्मू कश्मीर और सिक्किम जैसे कुछ गांवों में ने भी असाधारण प्रगति दिखाते हुए 100% ओडीएफ प्लस गांव हासिल कर लिए हैं। उत्तर प्रदेश में भी कई गांव है लेकिन उत्तर प्रदेश अभी पूरी तरीके से ओडीएफ फ्री नहीं है। ठीक है ना? स्पंज सिटी अवधारणा, चलिए इसको डिटेल में देखते हैं दोस्तों। ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है। अब देखिए अभी हाल ही में जो शहरी बाढ़ जैसे कि मुंबई में बाढ़ आती, चेन्नई में बाढ़ आई, कहीं सूखा पड़ रहा है, बेंगलोर में बाढ़ आई, अभी बहुत जो जो लेटेस्ट बाढ़ है वो बेंगलोर की है। ठीक है ना? तो जलवायु परिवर्तन के कारण अनियमित बारिश के कारण बेंगलुरु को बार-बार बाढ़ का सामना करना पड़ता है। विशेषज्ञ बाढ़ के पानी को रोकने के लिए निचले इलाकों में बड़े पैमाने पर भूमिगत टैंक बनाकर स्पॉन्ज सिटी अवधारणा लागू करने का सुझाव देते हैं।
अब ये स्पॉन्ज सिटी क्या है? इस तरीके से कुछ टैंक बनाए जाएँगे, जो कि लोअर एरिया में हों, ठीक है ना? जो क्या करेंगे, धीरे-धीरे रिस करके एक और पानी अंदर ज़मीन के अंदर चला जाएगा। यह धारणा जो है म्यूनिख, बीजिंग, टोक्यो और पीट्सबर्ग जैसे शहरों में सफलतापूर्वक लागू की जा चुकी है। अब स्पंज सिटी अवधारणा को आप ज़रूर व्याख्यायित करेंगे, ठीक है ना? स्पंज सिटी जो है एक शहरी निर्माण मॉडल है, जो शहरी बाढ़, शहरी गर्मी, द्वीप प्रभाव यानी कि जो हॉट यानी कि तेज़ी से बढ़ते जो है गर्मी के प्रभाव को दिखाते हैं। जल संसाधनों की कमी को कम करने में मदद करता है। यह शहरी क्षेत्रों को अधिक पारगम्य यानी कि परमिएबल बनाता है, यानी पानी आसानी से। पहले देखिए क्या होता था कि कंक्रीट के शहर नहीं हुआ करते थे। सड़कें जो है और रोड और सारे बाग-बगीचे होते थे, जिससे कि नेचुरल स्पंज बना हुआ होता था। अब उसको जो है आर्टिफ़िशियल स्पंज हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वर्षा जल का स्टोर करने के लिए और साथ ही इसे एक्वीफर में प्रवेश करने, एक्वीफर क्या होता है दोस्तों? जहाँ से जैसे हम बोरिंग करते हैं। बोरिंग करते हैं तो वो किसी न किसी एक एक्वीफर में जा कर के हम इसमें क्या करते हैं, अपनी पाइप घुसा देते हैं और यहाँ से पानी आता रहता है, ठीक है ना? अभी जब तक पानी रहता है तब तक खत्म हो जाता है, जैसे चेन्नई आदि ऐसे शहर हो गए जिसमें ग्राउंड वाटर पूरी तरीके से ज़ीरो हो गया। डरबन भी ऐसा उदाहरण है, आपने देखा है वहाँ पर पूरी तरीके से खत्म हो गया। तो ये क्या करेगा, हमारे वाटर लेवल को रिचार्ज भी करेगा, उसी को एक्वीफर बोलते हैं, ठीक है ना? ये अनुमति देने के लिए अधिक खुली जगह प्रदान करता है। साथ ही दोस्तों, स्पंज सिटी जो अवधारणा है उसके प्रमुख तत्व कौन-कौन से हैं इसमें देख लेते हैं। पारगम्य सतहें, सतहें अब पारगम्य कैसे बनाएँगे? तो स्पंज शहरों में सड़कों, फुटपाथों और अन्य सतहों को अधिक पारगम्य बनाया जाता है, ताकि वर्षा जल को अवशोषित किया जा सके। ऐसा करने के लिए इन सतहों को अक्सर छोटे-छोटे छेदों या दरारों में बनाया जाता है। प्रकृति का उपयोग यानी कि स्पंज शहरों में प्राकृतिक विशेषताओं का उपयोग, जैसे वर्षा जल को अवशोषित करने और संग्रहित करने के लिए किया जाता है। जैसे तालाब, झील, पार्क, बगीचे आदि बनाए जाएँगे जिसमें पानी इकट्ठा हो और धीरे-धीरे नीचे चला जाए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है इसके लिए? सीवेज सिस्टम। जल निकासी प्रणाली स्पंज शहरों में एक जल निकासी प्रणाली को शहरी बाढ़ को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, और इन प्रणालियों में अक्सर जो है वर्षा जल को धीरे-धीरे और नियंत्रित तरीके से बहने देने के लिए डिज़ाइन के लिए किए गए चैनल और पाइपलाइन इसमें शामिल हैं। साथ ही दोस्तों, स्पंज सिटी अवधारणा एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो शहरों को अधिक लचीला यानी कि सस्टेनेबल, टिकाऊ और फ्लेक्सिबल बनाने में मदद कर सकती है। शहरों के जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद कर सकती है। भारत में स्पंज सिटी अवधारणा को बेंगलुरु, गोवा, चेन्नई और अन्य शहरों में लागू किया जा रहा है। ठीक है ना? इन शहरों में सड़कों, फुटपाथों और अन्य सतहों को अधिक पारगम्य बनाया जा रहा है, और साथ ही प्राकृतिक विशेषताओं का उपयोग करके वर्षा जल को इकट्ठा किया जा रहा है। जैसे हमारा जो है अमृत सरोवर अभियान भी इसकी दिशा में एक बढ़िया कदम माना जाता है। वो तो ग्रामीण क्षेत्रों में है, इसे शहरी क्षेत्रों में भी लागू किया जा सकता है। एक्सरसाइज युद्धाभ्यास, ठीक है ना? एक्सरसाइज युद्धाभ्यास के बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं दोस्तों। इसका 19वां संस्करण जो है 25 सितंबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक चलेगा ये। तो कहाँ पर हो रहा है दोस्तों? ये फोर्ट वेनराइट, अलास्का, यूएस में होने वाला है। ये हो रहा है। यह भारतीय सेना और संयुक्त राज्य अमेरिका सेना के बीच एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? सहयोग और तत्परता को बढ़ावा देना, और दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालनीयता, इंटरकनेक्टिविटी जो है उसमें सुधार करना। साथ ही दोस्तों, अभ्यास में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण गतिविधियां शामिल होंगी, जिसमें सामरिक अभ्यास, लाइव फायर अभ्यास, फील्ड प्रशिक्षण शामिल है। इन दोनों सेनाओं में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करके एक दूसरे से अनुभव से सीखेंगे। युद्ध अभ्यास भारतीय सेना और संयुक्त राज्य अमेरिका सेना दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है। इस इन दोनों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए, संकट की स्थिति में एक साथ काम करने के लिए क्षमता का डेवलपमेंट किया जाता है। चलिए, कारेलियन मोती किलाड़ी। किलाड़ी जो है, किलाड़ी में एक प्रकार का एग्जीबिशन किया गया है, उत्खनन किया गया है, जिसमें जो किलाड़ी जो है तमिलनाडु में, जहाँ पर कौन से मोती पाए गए हैं? कारेलियन मोती पाए गए हैं। चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं दोस्तों। ये क्या है? कारेलियन जो है मोती मिले हैं, जो तमिलनाडु और भारत के पश्चिमी क्षेत्रों, विशेष रूप से महाराष्ट्र, गुजरात के बीच ऐतिहासिक व्यापार संबंधों की पुष्टि करते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। किलाड़ी एक प्राचीन शहर है जो तमिलनाडु के सलेम जिले में है। यह शहर अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है और यहाँ कई पुरातात्विक स्थल हैं। हाल ही में किलाड़ी में एक उत्खनन में 2 क्या है? कारेलियन मोती मिले हैं। कारेलियन मोती एक प्रकार के प्राकृतिक मोती होते हैं जो लाल रंग के होते हैं। ये मोती मुख्य रूप से भारत के पश्चिमी क्षेत्रों, विशेष रूप से महाराष्ट्र और गुजरात में पाए जाते हैं। किलाड़ी से मिले इस मोती के क्षेत्रों में आयात किए जाने की संभावना है,
और ये देखिए इस प्रकार का इसका एंटीक पीस जो है, जो कि प्राचीन स्तर पर इसको दिखाया गया है। किलाड़ी में मिले मोतियों की खोज से पता चलता है कि तमिलनाडु और भारत के पश्चिमी क्षेत्रों के बीच जो है प्राचीन काल से व्यापार संबंध थे। ये संबंध जो है लगभग 2000 साल पुराने हैं। किलाड़ी में मिले मोतियों की खोज एक महत्वपूर्ण खोज है। यह खोज तमिलनाडु के इतिहास और संस्कृति को समझने में मदद करेगी। यहाँ कुछ अतिरिक्त जानकारी दी गई है, जिससे किलाड़ी में मिले मोतियों के महत्व को समझने में देखा जा सकता है। कालेरियन कारेलियन जो है मोती प्राचीन काल में बहुत मूल्यवान थे। ये अक्सर गहनों और अन्य सजावटी वस्तुओं में उपयोग किए जाते थे, जैसे कि इस यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है ना? कारेलियन मोती का उपयोग अक्सर धार्मिक और आध्यात्मिक प्रथाओं में भी किया जाता था। किलाड़ी में मिले मोती दिखाते हैं कि तमिलनाडु एक समृद्ध और विकसित संस्कृति वाला देश था। देश का क्षेत्र था, राज्य था। किलाड़ी से मिले मोतियों की खोज एक महत्वपूर्ण खोज है, जो हमें प्राचीन भारत के व्यापार और संस्कृति के बारे में मदद करती है। चलिए, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य टोटल दोस्तों यहाँ पर हमारे टोटल जो है 32 से 35 न्यूज़ हैं। इस न्यूज़ को आप लोग आराम से धैर्य से सुनिएगा। कल जो है इसकी पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाएगी और जल्द ही 5 तारीख को आपको पूरा करंट अफेयर्स मंथली आपको पीडीएफ के साथ जो है शेयर कर दिया जाएगा। बिहार के कैमूर जो है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य में अपना दूसरा बाघ अभयारण्य मिल रहा है, जिसे 2023 के अंत में या 2024 की शुरुआत में स्थापित होने की उम्मीद है। आप दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में पहला जो है वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य है, जिसको जो है एक बाघ अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया है और ये दूसरा जो है वो कैमूर है। राष्ट्रीय बाघ अभयारण्य संरक्षण प्राधिकरण यानी कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण नेशनल जो है एनटीएसी, ठीक है ना? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है, इसके एनटीसीए ने पहले ही कैमूर वन्यजीव अभयारण्य की घोषणा के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। एक बाघ अभयारण्य के रूप में इसकी मंजूरी दे दी गई है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के कैमूर पहाड़ियों में स्थित है। यह लगभग 1504.9 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अभयारण्य विभिन्न प्रकार के वन्यजीवों का घर है, जैसे बाघ, तेंदुए हो गए, हाथी, स्लाथ भालू और हिरण इसमें मुख्य रूप से शामिल है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य घोषित करने से बिहार में बाघ संरक्षण को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। इससे क्षेत्र में पर्यटन और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य में बाघ अभयारण्य घोषित करने के कुछ लाभ इसमें दिए गए हैं, जो कि आप छोटे-मोटे देख सकते हैं। इसमें बाघों के आवास की रक्षा होगी, हैबिटेट की रक्षा होगी, पर्यटन आर्थिक विकास होगा, वन्यजीव संरक्षण में प्रबंधन और नौकरियां पैदा होंगी। यह बाघ संरक्षण के महत्व को जागरूकता भी अवेयरनेस भी प्रदान करेगा। ये हमारे कुछ कार्यक्रम है दोस्तों, इन कार्यक्रमों से आप जुड़ सकते हैं। जैसे डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पूरे साल भर जुड़ सकते हैं, जिसकी फीस 3499 है। आप जो है वीकली ऐसे राइटिंग कर सकते हैं, 2 ऐसे प्रति हफ्ते लिख सकते हैं। इसकी फीस मात्र 999 है। और हमारी जो है एक और प्रोग्राम है, जो कि डेली आंसर राइटिंग का है। सिर्फ 75 दिन में 120 क्वेश्चन आपको, मान लीजिए कि ये ₹10 से भी कम के लिए आपको एक मॉडल आंसर मिलेगा। ₹10 एक चाय के पैसे में आप जो है क्या कर सकते हैं, पर डे जो है आप ₹10 भी नहीं, ₹750 आपको होते हैं, लेकिन 120 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, ठीक है ना? 120 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो बहुत कम पैसे में आप ये कोर्स जॉइन कर सकते हैं। ये सिर्फ अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे जीएस आदि के लिए तैयार कर सकते हैं। चलिए, निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की योजना, एक है RODTEP। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। भारत सरकार द्वारा जो है एक्सपोर्ट पर जो निर्यातित उत्पाद शुल्क पर करों की छूट योजना के तहत जो है निर्यात लाभों के एक अतिरिक्त वर्ष के लिए जून 2024 तक बढ़ाने की घोषणा की है। ये योजना मूल रूप से जून 2023 तक लागू होने वाली थी, लेकिन इसे अब 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अब ये रोडटेप योजना जो है, क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। रोडटेप योजना जो है निर्यातकों को उनके उत्पादों पर लगने वाले शुल्क और करों की छूट प्रदान करती है। योजना निर्यातकों को प्रतिस्पर्धी बने रहने और अपने निर्यात को बढ़ावा देने में मदद करती है। साथ ही दोस्तों सरकार ने रोड टेप योजना को एक अतिरिक्त वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था और अनिश्चितता की बढ़ती लागत के कारण लिया है। साथ ही दोस्तों सरकार का मानना है कि योजना निर्यातकों को इन चुनौतियों का सामना करने में मदद करेगी। और ये कौन-कौन सी चुनौतियां दोस्तों? तो ये निर्यातकों को प्रतिस्पर्धी बने रहने में मदद करेगी, निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही रोजगार के अवसर में भी बढ़ावा मिलेंगे। तो ये इसके कुछ फायदे हैं। इंडिया एजिंग रिपोर्ट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष भारत ने 2023 में इंडिया एजिंग रिपोर्ट जारी की है, जो भारत में बुजुर्ग आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुमान लगाती है।
रिपोर्ट के अनुसार भारत की 60 वर्ष से अधिक आयु की आबादी 2022 में 14.9 करोड़ थी, जो 2050 तक 34.7 करोड़ तक बढ़ जाएगी। यह एक प्रकार से 124% की ग्रोथ रेट दिखाएगा। इंडिया एजिंग रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है। रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया है कि भारत की 80 वर्ष से अधिक आयु की आबादी जो है 2022 में 1.5 करोड़ थी, जो कि 2050 में 27.5 करोड़ हो जाएगी, जो कि 176% जो है ग्रोथ रेट दिखा रही है। अब बुजुर्ग आबादी बढ़ती है। अभी देखिए, बुजुर्गों पर एक आपके लिए निबंध भी आया था, जिसमें मैंने आपको, अगर आपको याद हो, तो वल्नरेबल सोसाइटी में बुजुर्ग का जो कराया था हमने, अगर आप मैराथन महामैराथन मेरे कुछ क्लासेज हैं उसमें देखेंगे, तो पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी भी मैंने कराई थी और साथ ही बुजुर्गों के लिए एक स्कीम है, 2-3 स्कीम है, उसके बारे में बताया था। तो ये अगर हमारी आबादी अगर बुढ़ी होती है, जैसे कि चीन का हाल जो है इस समय बहुत ज़्यादा बुरा है, वहाँ पर बुजुर्ग आबादी बहुत ज़्यादा है, जापान का बुजुर्ग आबादी बहुत ज़्यादा है, तो बढ़ती औसत आयु बढ़ जाएगी, जन्म दर गिरेगा, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल हालांकि होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, बुजुर्ग आबादी में वृद्धि भारत में कई चुनौतियों और अवसरों को भी प्रतिनिधित्व करती है। जैसे स्वास्थ्य सेवा में की बढ़ती मांग जो है, ये हमारे लिए कुछ पॉजिटिव मतलब कि क्या है ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है ना? ये हमारे लिए क्या है, चुनौतियाँ हैं। सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पर दबाव बढ़ेगा और श्रम बल में गिरावट आएगी, क्योंकि आपको पता है कि 60 वर्ष के बाद एक्चुअली 50-55 के बाद जो है काम करना उतना आसान नहीं रहता है। अवसरों में भी इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे उपभोक्ता, कई कंज़्यूमरिज़्म बढ़ेगा, सर्विस सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, नई व्यावसायिक अवसर मिलेंगे, बुजुर्गों के लिए कुछ अलग चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। भारत सरकार द्वारा बुजुर्ग आबादी के लिए तैयारी करने के लिए कदम भी उठा रही है। इनमें से स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का विस्तार करना, सामाजिक सुरक्षा जैसे कि इंश्योरेंस आदि जो है योजनाओं का विस्तार करना और बुजुर्गों के लिए रोजगार के अवसर का भी सृजन करना। बुजुर्ग आबादी में वृद्धि भारत के लिए एक महत्वपूर्ण विकास है। सरकार और समाज की इन परिवर्तन के लिए तैयारी करने की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बुजुर्गों का सम्मान और समर्थन दोनों मिले और साथ ही उनकी सेवाओं और उनकी सर्विसें, उनको केयर करने के लिए, जैसे कि न्यूक्लियर फैमिली की अवधारणा जो बढ़ रही है, ये बड़ा ही खतरनाक साबित हो रहा है, खास करके बुजुर्गों के लिए। वीओ चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी तमिलनाडु और ग्रीन अमोनिया। ग्रीन अमोनिया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बार सीधे प्रश्न यहाँ से आ सकता है दोस्तों। वीओ चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी जो है तमिलनाडु में है, यहाँ पर पहली बार मिस्र से हमने क्या किया है कि इंपोर्ट किया है अमोनिया कंटेनर। अब उसके बारे में, अब ग्रीन अमोनिया है क्या, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। तो हाल ही में भारत में तमिलनाडु की वीओ चिदम्बरनार पोर्ट अथॉरिटी में ने मिस्र से ग्रीन अमोनिया कंटेनरों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया है। यह पहली बार है कि ग्रीन अमोनिया कंटेनरों को भारत में आयात किया गया है। ग्रीन अमोनिया क्या है? एक कार्बन मुक्त उर्वरक है, यानी कि इसमें जो है कार्बन है ही नहीं, जो नवीकरणीय ऊर्जा और हवा में नाइट्रोजन का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है, ठीक है ना? नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रीन्यूएबल एनर्जी से और नाइट्रोजन आदि के उपयोग से किया जाता है। यह पारंपरिक अमोनिया उर्वरक का एक आशाजनक, यानी कि हम भविष्य के लिए इसको देख सकते हैं, विकल्प है, जो जीवाश्म ईंधन का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है। अगर हम देखेंगे कि जो उर्वरक हम बनाते हैं, खास करके यूरिया और अमोनिया जैसे, तो उसमें जो है हम किसका उपयोग करते हैं? जीवाश्म ईंधन का उपयोग करते हैं, ग्रीन हाउस गैसों का उपयोग जो है, जिससे उत्सर्जन में वृद्धि होती है, उसको कम किया जा सकता है। भारत में ग्रीन अमोनिया कंटेनरों का आयात एक महत्वपूर्ण विकास है, क्योंकि यह भारत की जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करेगा और स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। यह किसानों को एक अस्थायी उर्वरक तक पहुंच प्रदान करेगा और भारत की खाद्य सुरक्षा में सुधार करेगा। वीओसीपीए ग्रीन अमोनिया कंटेनरों के आयात को संभालने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। बंदरगाह में एक समर्पित तरल टर्मिनल और एक अत्याधुनिक अमोनिया हैंडलिंग सुविधा भी स्थापित की गई है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। सरना धार्मिक कोड, ये क्या है दोस्तों? किस प्रकार के ट्राइब लोग हैं जो एक अलग अपना रिलीजन मनाते हैं? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 27 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख करके राज्य में आदिवासी समुदायों के लिए सरना धार्मिक कोड की मान्यता देने का आग्रह किया है। अब सोरेन ने पत्र में कहा है कि झारखंड में आदिवासियों की आबादी लगभग 26% है और वे राज्य की संस्कृति और विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा है कि सरना धर्म जो है आदिवासियों की पारंपरिक धर्म है और उनके जीवन और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सोरेन ने कहा है कि सरना धर्म को मान्यता देने से आदिवासियों को अपने धर्म की पहचान और संरक्षण में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा है कि उन्हें अपनी भाषा, संस्कृति और विरासत को संरक्षित करने में भी ये मदद करेगा। सोरेन ने कहा है कि उन्हें इस संबंध में राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया है।
और उन्होंने केंद्र सरकार से इस प्रस्ताव को मंजूरी देने का आग्रह किया है। तो ये सरना जो है हमारे आदिवासी हैं जिनका एक अलग धार्मिक कोड है, उसको लागू करने की बात की जाएगी। अब सरना के बारे में देख लेते हैं क्या है ये। सरना धर्म एक प्राचीन धर्म है जो भारत के आदिवासी समुदाय द्वारा प्रचलित है। यह धर्म प्रकृति की पूजा पर आधारित है और यह आदिवासियों के जीवन और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरना धर्म को मान्यता देने से आदिवासियों को अपने धर्म की पहचान और संरक्षण में मदद मिलेगी, अपनी भाषा, संस्कृति और विरासत को संरक्षित करने में भी मदद मिलेगी। अगली न्यूज़ है दोस्तों, कोनोकार्पस। कोनोकार्पस जो है एक पौधा है, इसके रोपण पर प्रतिबंध गुजरात सरकार ने लगा दिया है। चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं दोस्तों, क्या है ये इम्पोर्टेंट। गुजरात सरकार ने 29 सितंबर 2023 को कोनोकार्पस पौधे को के रोपण पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध रिहायशी, व्यावसायिक और सार्वजनिक स्थानों पर लागू होगा। कोनोकॉर्पस पौधे एक तेजी से बढ़ने वाली विदेशी प्रजाति है जो गुजरात में व्यापक रूप से लगाया गया है। यह पौधा कई कारणों से हानिकारक माना जाता है, जिसमें शामिल है यह पौधा जो है मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे इसके फूलों से निकलने वाले कण सर्दी, खांसी, अस्थमा, एलर्जी जैसी बीमारियां पैदा करते हैं। इस वजह से नुकसान है। यहाँ पर जो कण निकलते हैं इसको उसको क्या बोलते हैं, परागकण। यह पौधा जो है जानवरों के लिए हानिकारक है। इसके पत्ते जानवरों के लिए जहरीले होते हैं। यह पौधा पर्यावरण के लिए हानिकारक है। यह पौधा जमीन में गहराई तक जाता है और संचार केबल यानी कि जल निकासी लाइनों और पेयजल पाइपलाइनों को नुकसान पहुंचा सकता है। गुजरात सरकार का मानना है कि कोनोकार्पस पौधों के रोपण पर प्रतिबंध लगाने से इन पौधों से होने वाले नुकसान को रोकने में मदद मिलेगी। यह प्रतिबंध जो है गुजरात में एक महत्वपूर्ण कदम है जो पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। ये सारे कार्यक्रम है। कार्यक्रमों के बारे में कई बार बता चुका हूँ दोस्तों। ये 3 प्रकार के कार्यक्रम हैं, आप जॉइन कर सकते हैं। डेली आंसर राइटिंग पूरे साल भर 3499 में, और वीकली आंसर राइटिंग एसे राइटिंग जो है वो मात्र 999 में, और साथ ही 75 दिवसीय जो है आपका डेली आंसर प्रैक्टिस जो है वो 120 क्वेश्चनों की, वो जो है आप 1099 में ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अगली न्यूज़ हमारी 17 नंबर न्यूज़ है, टाइम्स हायर एजुकेशन बोर्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा गया है यहाँ से। टाइम्स हायर एजुकेशन बोर्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 को 28 सितंबर 2023 में जारी किया गया है। इसमें 5 शीर्ष विश्वविद्यालय कौन-कौन से हैं? ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है यूनाइटेड किंगडम, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय है यूएसए, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी, और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय यूनाइटेड चौथे नंबर पर है, और 5वें पर हार्वर्ड। तो ऑक्सफोर्ड पहले पर है, बस इतना याद रखना है। कहाँ का है ये? यूके का है। रैंकिंग 4 क्षेत्रों में 13 प्रदर्शन संकेतकों पर आधारित है, जैसे एडुकेशन यानी शिक्षण, टीचिंग पर 30%, अनुसंधान रिसर्च पर 30%, उद्धरण पर 30%, और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण इसका जो है इंटरनेशनल अगर ओरिएंटेशन है उस पर 10%। भारत में रैंकिंग में 67 विश्वविद्यालय हैं इस रैंकिंग में, जिसमें से भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईएससी बेंगलुरु 151 से 160 के बीच रैंकिंग इसकी हुई है, पर उच्चतम रैंक वाला भारतीय विश्वविद्यालय है। अन्य रैंकिंग में देखेंगे अन्य विश्वविद्यालय जो है हमारे शामिल हैं, जैसे 200 में अन्य भारतीय विश्वविद्यालय जो शामिल हैं, जिसे कि हमारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो है बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे, इसकी रैंकिंग 171 से 180 के बीच है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो है वो आईआईटी दिल्ली 178 से 180 के बीच में है। साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय 201 से 250, और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर 251 से 300, और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी आईआईटी मद्रास ये 251 से 300 के बीच इसकी रैंकिंग है। टाइम्स हायर एजुकेशन बोर्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय रैंकिंग में से एक है। विश्वविद्यालयों की तुलना और उनके शिक्षा के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए छात्रों, शिक्षाविदों और नियोक्ताओं द्वारा इनका व्यापक रूप में उपयोग किया जाता है। हायर एजुकेशन रैंकिंग जो है टाइम्स की ये जारी की जाती है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। विश्व कॉफ़ी जो है सम्मेलन WCC और एक्सपो 2023 ये भारत में पहली बार हो रहा है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्व कॉफ़ी सम्मेलन और एक्सपो 2023 का 5वां संस्करण है, जो दुनिया भर के कॉफ़ी हितधारकों को एक साथ लाता है। यह 25 से 28 सितंबर 2023 तक भारत के बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है। WCC 2023 की थीम क्या है? सर्कुलर अर्थव्यवस्था और पुनर्योज्य कृषि के माध्यम से स्थिरता, जिसको मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। सर्कुलर इकोनॉमी इसकी क्या है? मेन थीम है। यह आयोजन जो है बीज के कब तक कॉफ़ी उद्योग को अधिक टिकाऊ, यानी कि जो सीड से लेकर के कब तक जो आता है उसपे अधिक टिकाऊ बनाने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित करेगा। साथ ही दोस्तों WCC 2023 के
विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम शामिल होंगे, जिनमें शामिल कौन-कौन से हैं? स्थिरता, जलवायु परिवर्तन और बाजार में रुझान जैसे विषय सम्मेलन में शामिल होंगे। कॉफ़ी उत्पादों और सेवाओं की प्रदर्शनी, प्रतियोगिताएँ होंगी, नेटवर्किंग के अवसर होंगे और 100 से अधिक देशों के लगभग 10,000 से अधिक प्रतिभागी इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। यह काफ़ी पेशेवरों के लिए सीखने के लिए नेटवर्किंग, अधिक टिकाऊ कॉफ़ी उद्योग बनाने के लिए तरीकों पर सहयोग करने का एक अनूठा अवसर मिलेगा। यह जो है 2023 के कुछ प्रमुख आकर्षण हैं, इसमें दिए हैं, उतना इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं है, फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले न्यूज़ पर। ट्रैवल फॉर लाइफ टीएफएल, ट्रैवल फॉर लाइफ जो है पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा 27 सितंबर 2023 को ये विश्व पर्यटन दिवस पर ट्रैवल फॉर लाइफ यानी टीएफएल शुरू किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? भारत के में जिम्मेदार और टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा देना। टीएफएल अभियान निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है। स्थानीय समुदाय और संस्कृतियों का सम्मान, यानी कि यात्रियों को उन स्थानों के स्थानीय समुदाय और संस्कृतियों के सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जहाँ वे जाते हैं। इनमें मामूली कपड़े पहनना, शोर के स्तर को ध्यान रखना और ऐसी गतिविधियाँ शामिल हैं जो पर्यावरण और संस्कृति विरासत के नुकसान न पहुँचाएँ। साथ ही दोस्तों पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना, स्थानीय व्यवसायों को समर्थन करना, ये इसकी पूरी मुख्य थीम थी। चलिए अगली न्यूज़ पर बढ़ते हैं दोस्तों। लिएंडर पेस अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए हैं। चलिए इनको देखते हैं डिटेल में। लिएंडर पेस को सितंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, जो इस सम्मान को प्राप्त करने के पहले भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं, यानी कि एशिया के पहले हैं, भारत के भी पहले हैं। ठीक है ना? पेस जो है, लिएंडर पेस, ये टेनिस इतिहास में सबसे सफल युगल खिलाड़ियों में से एक है। उन्होंने 18 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं, जिसमें से 8 पुरुष युगल और 10 जो है मिश्रित युगल हैं। आप समझ सकते हैं। वो एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेनिस में ओलंपिक पदक जीता है। उन्होंने 1996 के अटलांटा ओलंपिक में एकल में कांस्य पदक जीता है। साथ ही दोस्तों पेस अपनी आक्रामक खेल शैली और अपने ऑल कोर्ट खेल और अपने बॉलिंग कौशल के लिए जाने जाते हैं। वह अपनी खेल भावना और टेनिस के खेल के प्रति समर्पित के लिए भी जाने जाते हैं। इनका नाम आप याद रखेंगे। डीएनए नैनोवाल स्ट्रेटजी क्या है? आइए इसको डिटेल में देखते हैं। 21 नंबर की न्यूज़ है हमारे दोस्तों। डीएनए नैनोबॉल रणनीति कैंसर उपचार का एक नया दृष्टिकोण है, जो कैंसर कोशिकाओं में दवा और अन्य चिकित्सकीय एजेंटों को वितरित करने के लिए डीएनए नैनोबॉल का उपयोग करता है। डीएनए नैनोबॉल डीएनए से बने गोलाकार ढांचे होते हैं, जिन्हें कैंसर कोशिकाओं पर विशिष्ट रिसेप्टर्स से बांधने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। एक बार कैंसर कोशिका से बंध जाने के बाद डीएनए नैनोबॉल अपना पेलोड जारी कर सकता है, जो एक दवा, एक जीन थेरेपी वेक्टर या एक रेडियोधर्मी समस्थान हो सकता है। साथ ही दोस्तों डीएनए नैनोबॉल रणनीति के पारंपरिक कैंसर उपचार पर कई फायदे हैं। सबसे पहले डीएनए नैनोवाल कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करने में बहुत विशिष्ट होते हैं। इसका मतलब है कि वे स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाए बिना कैंसर कोशिकाओं तक दवा, अन्य चिकित्सकीय एजेंट पहुंचा सकते हैं। दूसरा यह है कि डीएनए नैनोवाल कैंसर कोशिकाओं तक अपना पेलोड पहुंचाने में बहुत कुशल होते हैं। साथ ही दोस्तों इसका मतलब है कि दवाओं की कम खुराक का उपयोग किया जा सकता है, जो उपचार के दुष्प्रभावों को भी कम करता है। तीसरा इसका फायदा क्या है कि डीएनए नैनोवाल को एक ही समय में कैंसर कोशिकाओं तक कई चिकित्सकीय एजेंट पहुंचाने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। यह उन कैंसर कोशिकाओं के उपचार में प्रभावी हो सकती हैं जिन्होंने एकल एजेंट कोशिकाओं के लिए प्रतिरोध विकसित किया है। तो ये रहा डीएनए नैनोवाल के बारे में। वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है। चलिए इनको डिटेल में देख लेते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। तो आप सभी लोग परिचित होंगे। आप अगर देखते होंगे तो आप बच्चे रहे होंगे तो आप जो पुरानी फ़िल्मों में सबसे खूबसूरत हीरोइन के बारे में जो सोचते होंगे, वहीदा रहमान उस प्रकार की हीरोइन रही हैं। भारतीय सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री वहीदा रहमान को इस साल का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए, और ये 53वां है। ध्यान रखिएगा 2023 का ये 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। ठीक है ना? इसमें दोस्तों उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। वहीदा रहमान को यह पुरस्कार उनके 50 से अधिक वर्षों के करियर और उनकी कई यादगार फिल्मों के लिए दिया गया। वहीदा रहमान का जन्म जो है 14 मई 1936 को मद्रास में हुआ है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1955 में तेलुगु फिल्म रोजुलू माराई। अच्छा कमेंट बॉक्स में बताइए कि पहला जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला था? कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। और ये कब से देना हुआ शुरू? उन्होंने 1956 में बॉलीवुड में अपनी शुरुआत फिल्म जो है सीआईडी से की थी।
इसके बाद उन्होंने प्यासा, कागज के फूल, चौदहवीं का चांद, साहेब बीबी गुलाम, गाइड, खामोशी और कई अन्य फिल्मों में अभिनय किया है। खास करके देवानंद के साथ इनकी कई फिल्में हैं जो कि सुपर डुपर हिट रही हैं। वहीदा रहमान ने अपने अभिनय के लिए कई पुरस्कार जीते हैं, जिसमें 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 4 फिल्म फेयर पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण जैसे सम्मान शामिल हैं। आप समझ सकते हैं कि यह सम्मान जो है इनके लिए इससे बड़े-बड़े सम्मान इनको मिल चुका है। वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलने पर देश भर से बधाइयाँ मिल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा कि वहीदा रहमान को पुरस्कार मिलने से उन्हें खुशी है। उन्होंने कहा कि वहीदा रहमान ने भारतीय सिनेमा के एक अमिट छाप छोड़ी है। साथ ही दोस्तों, अगली न्यूज़ हम देखते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए एक एआई चैटबॉट, पीएम किसान जिसको बोलते हैं, उसके लिए एआई चैटबॉट लॉन्च किया गया है। आइए देखते हैं इसका उपयोग क्या है। हाल ही में 22 सितंबर 2023 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए एक चैटबॉट लॉन्च किया। इस योजना में एआई चैटबॉट को पीएम किसान मित्र नाम दिया गया है। पीएम किसान मित्र इसका नाम है, एआई चैटबॉट है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित है। पीएम किसान मित्र एक बहुभाषी चैटबॉट है जो किसानों को उनकी योजना से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देता है। ये चैटबॉट हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, गुजराती, मराठी और तेलुगु सहित 6 भाषाओं में उपलब्ध है। पीएम किसान मित्र का उद्देश्य क्या है? किसानों को योजना से संबंधित जानकारी और सहायता प्रदान करना है। यह चैटबॉट जो है किसानों को निम्नलिखित कार्य में मदद करेगा। योजना के बारे में जानकारी देगा, आवेदन की तिथि की स्थिति की जाँच करेगा, भुगतान की स्थिति की जाँच करेगा और शिकायत दर्ज करना है। ठीक है ना? पीएम किसान मित्र जो है लॉन्च जो है किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। चैटबॉट किसानों को योजना से संबंधित जानकारी और सहायता प्राप्त करेगा। आपको पता है पीएम किसान जो है सम्मान निधि में 2 जो है प्रति 3 माह पर 2,000 रुपए जो है 4 माह पर दिए जाते हैं, साल में 6,000 रुपए। ईरान ने नूर 3 सैन्य उपग्रह लॉन्च किया है। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं दोस्तों। ईरान ने 27 सितंबर 2023 को अपना तीसरा सैन्य उपग्रह नूर 3 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। उपग्रह को इमाम खोमैनी स्पेस सेंटर सेमनान प्रांत से 3 चरणों वाले कासेड रॉकेट द्वारा कक्षा में लॉन्च किया गया है। नूर 3 सैटेलाइट नूर 3 उपग्रह एक इमेजिंग उपग्रह है, जिसका अर्थ है पृथ्वी की सतह की उच्च रिज़ॉल्यूशन छवियां लेने के लिए कैमरों से लैस है। उपग्रह को टोही मिशन भी करने में सक्षम माना जाता है। नूर 3 उपग्रह का प्रक्षेपण ईरान के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण विकास है। यह उपग्रह को लॉन्च करने के लिए संचालित करने का ईरान की क्षमता को प्रदर्शित करता है और यह ईरान की सैन्य क्षमताओं के बारे में चिंताएं भी पैदा करता है। साथ ही जिसमें जो देखा गया है कि इसको लेकर के फाइव आइज़ जो संगठन है वो भी सक्रिय है। संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों ने ईरान के अंतरिक्ष कार्यक्रम की आलोचना करते हुए कहा है कि इसका उपयोग जो है बैलिस्टिक मिसाइल विकसित करने के लिए किया जा सकता है। हालांकि ईरान ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि उनकी अंतरिक्ष कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए। फाइव आइज़ जो है ना इसके खिलाफ प्रतिबंध लगाया है। नूर 3 उपग्रह के प्रक्षेपण से ईरान और पश्चिमी देशों के बीच तनाव बढ़ने की संभावना है। ये देखा जाना बाकी है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगी देश नवीनतम घटना पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। साथ ही दोस्तों ये हमारे कार्यक्रम है, पूरे साल का आंसर राइटिंग कार्यक्रम, वीकली एसे का राइटिंग कार्यक्रम और ये हमारा जो है ये सभी कोर्स लॉन्च हो चुके हैं, 2 अक्टूबर से शुरू होंगे, इससे आप जुड़ सकते हैं। साथ ही दोस्तों हमारी अगली जो न्यूज़ है एमएस स्वामीनाथन के बारे में। एमएस स्वामीनाथन जो है जिनका पूरा नाम मणिकोम्बु संबशिवन स्वामीनाथन है। यह एक भारतीय कृषि वैज्ञानिक, नाम सभी लोग सुने होंगे, हरित क्रांति के जनक, पादप अनुवांशिकविद और प्रशासक और मानवतावादी रहे। इनका जन्म जो है 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम जो है कुंभकोणम तमिलनाडु भारत में हुआ था और 28 सितंबर 2023 को चेन्नई तमिलनाडु में उनका निधन हो गया। स्वामीनाथन को व्यापक रूप से भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में माना जाता है। उन्होंने भारत में गेहूं और चावल की उच्च उपज देने वाली किस्मों को पेश करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे देश में व्यापक भूखमरी और गरीबी को समाप्त किया गया। स्वामीनाथन ने भी स्थायी कृषि प्रथाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथ ही दोस्तों अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों के अलावा स्वामीनाथन सामाजिक न्याय और समानता के लिए भी प्रबल समर्थक थे। उन्होंने एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की और एक गैर लाभकारी संगठन है जो कि किसानों और ग्रामीण समुदायों के जीवन को बेहतर बनाने में काम करता है। स्वामीनाथन ने राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष और प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। स्वामीनाथन को अपने कार्य के लिए कई पुरस्कार
सम्मान मिले हैं, जिसमें वर्ल्ड फूड प्राइज, रमन मैग्सेसे पुरस्कार, पद्म भूषण भी शामिल हैं। वो राज्यसभा और भारतीय संसद के ऊपरी सदन के सदस्य भी रहे हैं, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। करगिल युद्ध के दौरान 26 नंबर की न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। युद्ध क्षेत्र रही काओबल काओबल गली मुश्कोह घाटी को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है दोस्तों। आइए इसको डिटेल में देख लेते हैं। करगिल युद्ध के दौरान युद्ध क्षेत्र रही जो है काओबल गली मुश्कोह घाटी को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। ये एक महत्वपूर्ण विकास है, क्योंकि इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने और भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और मेल मिलाप को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। काओबल गली मुश्को घाटी जो है कश्मीर का एक सुंदर और दर्शनीय क्षेत्र है। यह उच्च ऊंचाई वाले घास के मैदानों और ग्लेशियरों से बर्फ से ढकी चोटियों का घर है। यह विभिन्न क्षेत्र में प्रकार के वन्य जीवों का भी घर है, जिसमें आइबेक्स, मरमोट्स और हिम तेंदुए आदि शामिल हैं। साथ ही इसकी और कुछ विशेषता देखेंगे कि 1999 में करगिल युद्ध के दौरान काबुल गली मुश्को घाटी भारत और पाकिस्तान सेनाओं के बीच लड़ाई का एक प्रमुख स्थल थी। युद्ध भारत की जीत के साथ समाप्त हुआ था, लेकिन इससे भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। लड़ाई में दोनों पक्षों में सैकड़ों सैनिक मारे गए थे। कारगिल युद्ध के बाद से सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण काओबल गली मुश्को घाटी को पर्यटकों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। हालांकि हाल ही के वर्षों में क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति में काफी सुधार हुआ है और इससे घाटी के पर्यटकों के लिए खोलने का रास्ता साफ हो गया। चलिए, मुकुरथी राष्ट्रीय उद्यान में तलाशी अभियान, ये काफी मुकुरथी अभियान राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानना जरूरी है आपके लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये। मुकुरथी राष्ट्रीय उद्यान तलाशी अभियान जो है तमिलनाडु वन विभाग द्वारा पार्क में वन्य जीवों की रक्षा करने और उनके शिकार जैसी अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए चलाया जा रहा है। पार्क जो है कई विलुप्तप्राय प्रजातियों का घर है, जिसमें नीलगिरी टहर, एशियाई हाथी और रॉयल बंगाल टाइगर भी शामिल हैं। तलाशी अभियान में वन रक्षकों और शिकार विरोधी प्रहरी द्वारा पार्क में नियमित गश्त शामिल है। रक्षकों के लिए दूरबीन कैमरा, जैसे ये दूरबीन से ये लोग देख रहे हैं, नाइट विजन गॉगल्स से लैस किया जाता है, ताकि उन्हें शिकारियों और अन्य घुसपैठियों को खोजने में मदद मिल सके। रक्षक शिकारियों को उनके शिकार का पता लगाने के लिए प्रशिक्षित कुत्तों का भी उपयोग करते हैं। तलाशी अभियान जो है पार्क में शिकार और अन्य अवैध गतिविधियों को कम करने में सफल रहा है। हाल ही के वर्षों में पार्क में लुप्तप्राय प्रजातियों के शिकार में की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। तलाशी अभियान ने पार्क को नाजुक परिस्थिति तंत्र की रक्षा करने और उससे वन्य जीवों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने में मदद की है। अब देखिए, इसके मुकुरथी राष्ट्रीय उद्यान में तलाशी अभियान के लिए जो है ना कुछ चुनौतियां हैं। क्या है कि पार्क जो है बहुत बड़ा है, उबड़ खाबड़ है, जैसा कि आपने देखा है, जिसमें गश्त लगाना बहुत मुश्किल है। पाक तमिलनाडु और केरल की सीमा पर स्थित है, जिससे दोनों राज्यों के बीच शिकार विरोधी प्रयासों में समन्वय करना मुश्किल हो जाता है। पार्क में कई आदिवासी समुदाय भी रहते हैं, जो अपनी आजीविका के लिए जंगल पर निर्भर करते हैं। पार्क में स्थानीय वन्य जीवों की रक्षा करने की आवश्यकता और स्थानीय समुदाय की जरूरतों के बीच संतुलन बनाना भी महत्वपूर्ण है। तो ये सभी चुनौतियां हैं। अब चूंकि ये जो है इंटर स्टेट है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दीघा मोहना के पास गहरे पानी के में चमकीले नारंगी रंग की नई प्रजाति समुद्री मछली की खोज की गई है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जीएसआई के वैज्ञानिकों ने पश्चिम बंगाल में दीघा मोहाना के पास गहरे पानी में चमकीले नारंगी रंग की एक नई प्रजाति की समुद्री मछली की खोज की है। मछली को पोटिग्रोटिग्ला इटरमेडिका नाम से दिया गया है और यह भारत में रिपोर्ट की गई पोटिग्रोटिग्ला जीनस की चौथी प्रजाति है। मछली की खोज जो है उड़ीसा के गोपालपुर में जेएसआई के एस्टूरीन बायोलॉजिकल रीजनल सेंटर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल महापात्र के नेतृत्व के वैज्ञानिकों की टीम ने की है। ठीक है ना, बस इतना याद रख लीजिएगा, उसमें बहुत ज्यादा इसमें जरूरी नहीं है। ओमेगा ब्लॉकिंग जो कि हमने समझा था ना, देखिए जैसे कि यहाँ पर कूल टेम्परेचर है, लो प्रेशर होगा, यहाँ पर हाई प्रेशर होगा, हीट टेम्परेचर है, तो इस तरीके के ओमेगा शेप जो है यहाँ पर बनेगा, जिसको ओमेगा क्या बोलते हैं, ब्लॉकिंग बोलते हैं। और यहाँ पर खूब भारी वर्षा होने की संभावना बढ़ जाती है। आपको पता है जहाँ पर प्रेशर लो होता है, हवाएं ऊपर उठती हैं और वहां पर वर्षा का माहौल बन जाता है। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, हालांकि पहले भी समझ चुके हैं। ओमेगा ब्लॉकिंग खबरों में है, क्योंकि यह दुनिया भर में चरम मौसमी घटनाओं का कारण बन रहा है। ओमेगा ब्लॉक मध्य अक्षांशों के में बनने वाली बड़ी स्थायी उच्च दाब प्रणालियां हैं, जो एक क्षेत्र में हफ्तों या महीनों तक गर्म शुष्क मौसम और दूसरे क्षेत्र में ठंडा गीला मौसम पैदा कर सकती है। हाल ही के वर्षों में ओमेगा ब्लॉकिंग घटनाएं अधिक बार और तीव्र होती गई हैं। यह संभवतः जलवायु परिवर्तन के कारण है, जो जेट स्ट्रीम को कमजोर कर रहा है और इसे और अधिक घुमावदार बना रहा है। ठीक है ना, कहाँ कहाँ ये घटनाएं देखी गई हैं दोस्तों। ओमेगा ब्लॉकिंग वर्तमान में यूरोप, यूनाइटेड किंगडम में एक हीट वेव का कारण बन रहा है, जिसे जंगल की आग और रिकॉर्ड तोड़ तापमान हो गया है। पश्चिमी संयुक्त
राज्य अमेरिका और चीन में भी सूखा पैदा कर रहा है। ओमेगा ब्लॉक दुनिया के अन्य हिस्सों में भी भारी बारिश और बाढ़ भी ला सकता है। 2021 में एक ओमेगा ब्लॉक ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भयंकर बाढ़ लाई थी। लीबिया में जो अभी बाढ़ आई है वो उसका भी कारण यही माना गया है। ठीक है ना, तो ये काफी चीजें हैं, आगे आगे जो है ना इसकी डिटेल में आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में हम देखते हैं, बस 2-3 घटनाएं और इसको आप लोग खत्म कर दीजिएगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जीआईआई अपने नवाचार प्रदर्शन के आधार पर देशों की एक वार्षिक रैंकिंग है। यह विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी है। जीआईआई 80 संकेतकों पर आधारित है, जिसे 7 स्तंभों में समूहीकृत किया गया है: संस्थाएं, मानव पूंजी अनुसंधान, आधारभूत संरचना, बाजार परिष्करण, व्यापार परिष्करण, ज्ञान और प्रौद्योगिकी आउटपुट और रचनात्मक आउटपुट। 2023 की जो रिपोर्ट आई है जिसमें 132 अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, भारत का स्थान 40वां है, जो कि 2022 में 46वां था, यानी कि 6 स्थानों का सुधार हुआ है। क्लियर है ना, बस इतना याद रखना है आपको। पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड है, दूसरे पर स्वीडन है, तीसरे पर यूएसए है। ठीक है ना, SSU याद रखिएगा। 10 सबसे अधिक नवीन अर्थव्यवस्थाओं की सूची है। 10वें नंबर पर दक्षिण कोरिया है। हाल ही के वर्षों में जीआईआई में भारत के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। भारत 2017 में 11 स्थान ऊपर चढ़ गया है, और यह सुधार जो अनुसंधान और विकास 2017 से जो है ये 51 था, अब जो है 40 हो गया है, तो 11 स्थानों का सुधार हुआ है। ठीक है ना, बौद्ध धरोहर स्थल जो है भोजन कोंडा, चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं दोस्तों। आंध्र प्रदेश विशाखापत्तनम के पास जो है शंकरम में यह स्थल है। सदियों पुराना बौद्ध विरासत स्थल है भोजन कोंडा। केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारों के निवेश के कारण एक प्रमुख पर्यटक आकर्षक बनने के लिए तैयार है। इस वजह से यह सेंटर स्टेट दोनों ही इस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। भोजन कोंडा आंध्र प्रदेश के अनकपल्ले जिले में स्थित एक सदियों पुराना बौद्ध धरोहर स्थल है। यह बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, और माना जाता है कि यह दूसरी से 7वीं शताब्दी ईस्वी तक एक प्रमुख बौद्ध केंद्र रहा है। इस स्थल में कई बौद्ध स्मारक हैं, जिसमें एक रॉक कट स्तूप, एक मठ, कई मंदिर शामिल हैं। स्तूप इस स्थल का सबसे प्रमुख स्मारक है, और माना जाता है कि इसे दूसरी शताब्दी ईस्वी में बनाया गया था। यह एक विशाल संरचना है जिसका व्यास जो है 100 मीटर तक से अधिक है। मठ स्तूप स्तूप के बगल में स्थित है, और माना जाता है कि यह बौद्ध भिक्षुओं के एक बड़े समुदाय का घर था। मंदिर पूरे स्थल में स्थित और विभिन्न बौद्ध देवताओं को समर्पित है। साथ ही दोस्तों भोजन कोंडा में कई बौद्ध कलाकृतियां भी हैं, जिनमें से मूर्तियां, शिलालेख, सिक्के शामिल हैं। ये कलाकृतियां जो है भोजन कोंडा में बौद्ध समुदाय के इतिहास और संस्कृति को बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। इस स्थल को खुदाई जो है 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अलेक्जेंडर रिया द्वारा की गई थी, और तब से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इसे संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए समृद्ध बौद्ध स्थलों की विरासत के रूप में जाना जाता है। बौद्ध धरोहर जो है असल भोजन कोंडा की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे रॉक कट स्तूप, मठ, मंदिर, बौद्ध कलाकृतियां, ये सभी इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। अंतिम आज की न्यूज हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। टोटो भाषा जो है डिक्शनरी, शब्दकोश का मतलब होता है डिक्शनरी। डिक्शनरी के बारे में बात करते हैं। टोटो भाषा को संरक्षित करने के उद्देश्य से एक शब्दकोश टोटो शब्दावली प्रकाशित होने वाला है। टोटो भाषा भारत और भूटान की सीमा पर पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में केवल 1600 लोगों द्वारा बोली जाती है। शब्दकोश भाषा को संरक्षित करने के लिए आवश्यक उपकरण है। वे भाषा की शब्दावली और व्याकरण का रिकॉर्ड प्रदान करती है, और वे भाषा के उपयोग को मानवीकृत करने में मदद करती है। शब्दकोश नई पीढ़ी के बोलने वाले बच्चे वालों, जैसे कि बच्चों और वयस्क जो दूसरी भाषा के रूप में भाषा सीख रहे हैं, के बीच एक भाषा को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है। तो बस ये याद रखना है कि भारत भूटान के बीच है टोटी शब्दावली, याद रखना है। पश्चिम बंगाल और भूटान के एक स्वदेशी समुदाय 1600 लोग हैं, ये बोलते हैं, के लिए एक डिक्शनरी बनाई जा रही है। ठीक है ना, तो ये रही कंप्लीट जानकारी आज के पूरे कंप्लीट क्लास में। दोस्तों हमारे 3 प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया है। ये कार्यक्रम जो है आपका GS 1 2 3 4 5 6 से संबंधित है, जिसमें क्लासेस जो है वीडियो क्लासेस PDF दोनों मिलेंगे। 240 दिन लगातार हम लोग आंसर राइटिंग करेंगे। 3499 इसकी फीस है। साथ ही दोस्तों हमारा वीकली एसे राइटिंग का भी है, ये सभी ऐप पर आपको अवेलेबल है। ठीक है ना, और मात्र 1099 में 75 दिवसीय जो 120 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग है। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2 अक्टूबर से सारे कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं। तो ये रही कंप्लीट जानकारी। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारा ऐप डाउनलोड करें, हमारी वेबसाइट पर विजिट करें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर भी शेयर की जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।